हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 जो कि था नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 2, है ना। और साथ में हम स्टार्ट भी करेंगे डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर्स हैं अलग अलग वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेचर जो लास्ट टाइम हम आधा पढ़े थे उसको हम लोग नेक्स्ट पूरा करते हैं, ठीक है। तो नेचर में क्या क्या था कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट सेटिस्फाई सर्टन कंडीशन। क्या क्या पढ़े थे हम कल? पहला क्या था? पहला था कि आपका वहाँ पे पावर होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहिए, उनको खुद का डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अपना खुद का पावर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो लॉ बुक में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि यहाँ पे जो है जो रिटर्न होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। फोर्थ क्या है, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ क्या है कि कोर्ट के पास पावर होना चाहिए कि वो अथॉरिटी होना चाहिए कि वो इंटरप्रेट करके लॉ को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। ये पढ़ थे अपन लोग, अब हम पढ़ लेते हैं। चलो वही लिखा है इसमें, देखो। पहला क्या है, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ फेडरल सिस्टम, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विच आर शेयर्ड बिटवीन द टू। अब ये पावर कौन देता है? इस हमारे इंडिया में शेड्यूल 7 जो है ना, वो पावर देता है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पावर, कैसा कैसा पावर रहेगा दोनों के बीच, है ना। वो लोग क्या क्या पावर अपने पास रखेंगे, ठीक है, हेल्ड करेंगे। शेड्यूल 7 में बताया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सुप्रीम होगा। इन अ फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है। कल बात की थी हम लोग ऑफ द लैंड। जो भी ऑल द लॉज एंड एक्शन ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तुम जो भी लॉ बनाते हो, जो भी एक्शन बनाते हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देख के उनके मुताबिक बनाना है। वो लॉ किसी और के राइट्स को, किसी और के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर पाया जाता है कि जो लॉ बना है वो हैम्पर कर रहा है फंडामेंटल राइट्स लोगों के, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। वो लॉ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सुप्रीम लॉ किसको दिया गया है? सुप्रीम लॉ दिया गया है उस रूल बुक को, ठीक है, जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं, ठीक है। अगर इफ़ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉज, ठीक है, सेंट्रल एक लॉ बना रही है और स्टेट एक लॉ बना रहा है। स्टेट बोलता है कि ये लॉ लागू नहीं होना चाहिए, सेंट्रल बोलता है ये लॉ लागू होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि कोई डिस्प्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कभी कभी फेवर जो है ना, ज़्यादातर फेवर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। वही लिखा है इसमें, इफ़ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, कभी कभी फेवर्स किसके में जाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। बाकी ब्रिटेन में क्या होता है? पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट क्यों होता है, पार्लियामेंट में अनरिटर्न रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, ऐसा। तीसरा क्या है? रिजिड, है ना, कि आप चेंज नहीं कर सकते, रिजिडिटी, ठीक है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली रिजिड, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जो फेडरल होता है उसका जो लिखा हुआ है वो एक पत्थर की लकीर की तरह माना जाता है, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मीनिंग दैट इट इज़ अ डिफिकल्ट टू अमेंड, चेंज नहीं कर सकते। दिस rigidity ensures that the division of power is not easily altered। ऐसा ना हो, ये इसलिए दिया गया, इसलिए लिखा हो गया, इसलिए रिजिड होना चाहिए ताकि कल के डेट में कोई और पार्टी आके स्टेट गवर्नमेंट के पूरे पावर को ख़त्म ना कर दे, है ना। इसलिए जो लिखा गया है हमारे लॉ बुक में वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजिड है यही इंश्योर करता है कि जो पावर है वो कभी ख़त्म ना हो दोनों के बीच में और ईजिली अल्टर ना कर सकें, जिससे क्या होगा कि हमारे एक कंट्री को एक स्टेबिलिटी मिलेगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। इन इंडिया अमेंडिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। हम पढ़ेंगे आगे, है ना, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होता है, सिंपल होता है और एक स्पेशल होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो क्या होता है, ठीक है। इन इंडिया अमेंडिंग प्रोविजन, अगर कुछ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है,
है ना, आपको लॉ बुक में चेंज करना, रूल बुक में चेंज करना है, तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है ना। तो उसमें दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में चाहिए रहता है, राज्यसभा और आपका लोकसभा, ठीक है। एंड इन केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल फीचर्स, अगर किसी लॉ में कुछ अगर रूल बन रहा है ना, कुछ अगर रूल बन रहा है और जिसमें स्टेट का भी उसमें आ रहा है चीज़ें, मतलब स्टेट को भी वो मानना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों को का मंजूरी चाहिए, तब जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी, ठीक है। जो जीएसटी ला गया था ना, जीएसटी में अब देखो, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लागू किया, चलो राज्यसभा और लोकसभा मान गए, ठीक है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मान गए, लेकिन जीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास तो लागू होगा ना। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें लगा था मंजूरी, अगर तब वो लोग अगर हाँ बोलेंगे तो फिर जाके आपका माना जाएगा कि हाँ, और जीएसटी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, ठीक है, एक एग्जांपल हो गया, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे, वो टेंशन मत लीजिए इसको, ठीक है। अब आता है रिटर्न, ठीक है। फेडरल सिस्टम जो होता है ना, उसका खुद का एक रिटर्न होता है, लॉ बुक, है ना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि क्लियरली आउटलाइन किए रहता है कि पावर को कैसे डिवाइड करना है, और पूरे जितने भी एक एक लेवल में जो भी लोग हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ लिखा है उसमें, ठीक है, कि क्या पावर, किसका क्या पावर वो हेल्ड करते हैं, और किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो रिटर्न है, ठीक है। रिटर्न क्वेश्चन प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड एसेसिबल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी रिफर्ड टू इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर इन फ्यूचर कोई बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है, तुम कैसे बोल दे रहे हो, तो एक प्रूफ होना चाहिए ना हमारे पास कि देखो ये लिखा है करके। इसलिए वो लॉ बुक, जो हमारा जो सुप्रीम लॉ जो बना हुआ है ना, वो सब कुछ लिखा हुआ उसमें कि देखो ये सही है, ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। लास्ट क्या है, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। द जुडिशरी पर्टिकुलरली अ सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि जो भी लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, क्या वो सही बना रहा है, क्या वो लोगों के हित के लिए बना रहा है। तो वो क्या करता है कि जो भी लॉ बनता है ना, वो फिर लॉ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फिर वो जज लोग देखते हैं कि ये लॉ सही है कि नहीं है, अगर सही होगा तो फिर वो मंजूरी देते हैं, अगर गलत कहीं से भी गलत लगा तो उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। plays a crucial role in a federal system. Courts have the authority to interpret the constitution, ठीक है। कोर्ट के पास वो अथॉरिटी रहता है कि वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वो जो भी डिस्प्यूट हुआ है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। They ensure that neither level of government exceeds its constitutional authority and that the right of individual are protected, ठीक है। जो कोर्ट है वो इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी किसी का भी पावर का मिसयूज़ ना हो, और दोनों अपने अपने पावर को लेके अच्छे से काम करें, और जो हमारा राइट्स हैं, इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनका राइट्स को लेके और हित के में उन लोग काम करें, ठीक है। इसको कौन देखता है, कोर्ट देखता है, ठीक है। अगर ये 5 पॉइंट अगर एक स्टेट जो है, एक कंट्री जो है, वो अगर अपना रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक फेडरल कंट्री है ना, ये है। अब आते हैं कि फीचर्स क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। देयर आर सेवरल यूनिटरी फीचर्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पावर इज हेवीली टिल्टेड इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है ना। बहुत सारे फीचर्स ऐसे ऐसे हैं आप हमारे लॉ बुक में जहाँ पे पावर जो थोड़ा सा टिल्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, इसलिए बोला गया है कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल इन फॉर्म है, मतलब फेडरल जो है एक तो है, लेकिन स्पिरिट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है वो यूनिटरी है, क्योंकि बहुत सारा जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। अब इससे वही पॉइंट दिया गया कि क्यों हम बोल रहे हैं कि आपका यूनिटरी स्पिरिट है ना। तो कैसे कैसे जो है कुछ कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ कुछ क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हम बोल पा रहे हैं कि ये जो है सेंट्रल को ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट का खुद का अपना लॉ बुक है, ऐसा तो नहीं है ना। इंडिया का, पूरे इंडिया का जिसमें 29 स्टेट है, सबका अपना अपना गवर्नमेंट तो है, लेकिन सब एक को फॉलो करते हैं, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लेकिन यूएस देखोगे ना आप, यूएस में क्या होता है, यूएस खुद का भी एक लॉ बुक है, और यूएस के अंदर जो आता है कैलिफोर्निया, उनका खुद का लॉ बुक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि
पूरे कंट्री में सिर्फ एक लॉ बुक है, उसके मुताबिक हम चलेंगे, ठीक है। बाकी कंट्री में, बाकी स्टेट में तो आपका गवर्नमेंट काम करेगा ही, लेकिन जो फॉलो करना है वो एक ही बुक को फॉलो करना है। तो वही बोल रहा है ये, नो सेपरेट constitution for the state in India. There is no separate constitution for state, unlike in America where every state has its respective constitution. जैसे बोला मैं, कैलिफोर्निया खुद का अपना है ना। If there is a separate constitution for state, then state can confer additional right to their citizen, ठीक है। अगर हम स्टेट को भी अपना लॉ बुक बनाने दे देंगे ना, तो फिर स्टेट क्या बोलते हैं, अपना फिर पावर में आ जाएगा और अपना मनमानी करने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया है, ठीक है, क्योंकि स्टेट का खुद का नहीं है। दूसरा क्या है, नो ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले इंडियन हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अगर उड़ीसा में हो तो आप उड़ीसा के वो हो गए, है ना। आप सबसे पहले इंडियन हो। दूसरा आप बोलोगे हाँ मैं उड़ीसा में हूँ, और आप जहाँ मन चाहे आप वहाँ काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में अगर हो तो आप उड़ीसा में, तो आप उड़ीसा में काम करोगे और जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कश्मीर में भी आप काम कर सकते हो। आपका जहाँ मन चाहे आप वहाँ, पूरा धरती, पूरा इंडिया का जो भी लैंड है वो सब आपका है, ठीक है। आपको जहाँ मन चाहे आप वहाँ काम कर सकते हो, अपना लाइवलीहुड स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई दो नहीं दिया सिटीजनशिप। यहाँ बोलते हैं कि आप इंडियन हो, आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सिटीजनशिप and there is no citizenship for state like in USA. In the USA there is a provision for dual citizenship, US citizenship and state citizenship, ठीक है। US में क्या होता है, दो दिया जाता है कि आप पूरे US के सिटीजन हो और दूसरा क्या है कि आप इस स्टेट के सिटीजन हो, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में वैसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि नो डुअल सिटीजनशिप, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है, देखो अभी तो बस पढ़ लो तुम आर्टिकल 3 और सब पढ़ लो, लेकिन हम आगे पूरा आर्टिकल जब पढ़ेंगे ना, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 क्या होता है, आर्टिकल 2 क्या होता है, आर्टिकल 3 क्या होता है, ठीक है। तो फिर वापस इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको और ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 3 में ना हमारे जो लॉ बुक है उसमें आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है ना, कि वो चाहे तो एक स्टेट का एरिया, जैसे कि उत्तर प्रदेश था पहले, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी आता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि डिवाइड कर दिया, है ना। उत्तराखंड को डिवाइड कर दिए उत्तराखंड और यूपी में, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा कि नहीं यार उत्तराखंड को ना ज़रूरत नहीं है और यूपी वाला संभाल सकता है, तो वापस से अगर चाहेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो वो बिना पूछे, स्टेट गवर्नमेंट को बिना पूछे वो दोनों को मिला सकता है, ठीक है। इस स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती। अगर बाउंड्री हो गया, एरिया हो गया, अब जैसे अभी देखो पहले क्या नाम था यूपी का, क्या नाम था, इलाहाबाद, है ना। उसका कैपिटल क्या था, इलाहाबाद था। लेकिन फिर क्या योगी गवर्नमेंट आया और योगी क्या बोला कि इलाहाबाद नहीं होगा, प्रयागराज होगा, ठीक है। तो वो भी एक पावर दिया जाता है कि हम नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेम चेंज कर सकते हैं और हम लोग लैंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। तो एक पावर दिया गया है, ठीक है। वही होता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है, जो नेम है, जो एरिया है, जो बाउंड्री है स्टेट का, कैन बी चेंज्ड विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट, है ना। स्टेट के पूछे बिना हम चेंज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ यूएसए में क्या होता है कि आप एक इंच भी नहीं हिला सकते दूसरे जो अपने जो स्टेट को बिना पूछे, है ना। उनको आपको पूछ के पर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो बिना पूछे स्टेट से वो चेंज कर सकती है, ठीक है। चौथा क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि गवर्नर को कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारे इंडिया का जो होता है ना वो होता है प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम में से प्रेसिडेंट बैठे रहता है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि स्टेट का जो होता है ना, प्रेसिडेंट का जो काम करते हैं वो गवर्नर करते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर स्टेट में है तो स्टेट वाले चुनते होंगे गवर्नर को, नहीं ऐसा नहीं होता है। गवर्नर का जो है ना ड्यूरिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 155, है ना। आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करती है कि ये जो है ये आदमी एज अ गवर्नर वहाँ पे पोस्टेड रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 पढ़ लिए, आर्टिकल नंबर 155 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 155 में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना अच्छे से। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 155, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट जो है ना
वो अपॉइंट करता है किसके एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो कौन होते हैं, पीएम, और उसके अंडर जो जो रहते हैं सब मिनिस्टर्स रहते हैं उसके, है ना। तो उनके एडवाइस में प्रेसिडेंट बोलता है कि आप जाइए और वहाँ पे गवर्नर का सीट को संभालिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेट से नहीं पूछा जाता। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिमेन्स इन ऑफिस टिल द प्रेसिडेंट प्लेजर, ठीक है। प्रेसिडेंट का जब तक मन चाहे तब तक वो रहेगा ऑफिस में, ठीक है। लेकिन यूएस में क्या होता है, यूएस में जो गवर्नर है वो स्टेट की जनता सिलेक्ट करता है। स्टेट का जो है ना पूरी जनता से करते हैं कि ये हमारे यहाँ गवर्नर रहेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 155, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा हम बोल सकते हैं कि कैसे डिफरेंट है हमारा यूएस से। प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, जो हम तैयारी कर रहे हैं अभी, जो आईएएस है ना, जो आईपीएस है, ठीक है, जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफओस हो गया, फॉरेस्ट वाला हो गया, ये सब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं। ये जाते तो हैं स्टेट में काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वाला इन पे जोर नहीं लगा सकता, इनके ऊपर अपना पावर नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इन लोग जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो अपना काम कराएगी, उससे अपना नहीं कराएगी, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूड्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना, आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ दिस सर्विस आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर दे प्राइमरली फंक्शन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। वो लोग प्राइमरली फंक्शन तो करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, लेकिन जहाँ पोस्टर रहता है, लेकिन काम के बावजूद भी वो जो भी कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहता है, ठीक है। डिस्पाइट वर्किंग एट द स्टेट लेवल दे रिमेन अंडर द डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इस पर क्या क्या हम क्या क्या पढ़े चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर पर नेचर पढ़ लिया। नेचर में क्या क्या पढ़े कि वही होता है कि 5 पॉइंट्स है ना। पावर का डिवीजन होना चाहिए, दूसरा क्या है आपका रिजिड होना चाहिए, तीसरा क्या है रिटर्न होना चाहिए, चौथा क्या है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ होना चाहिए, और पांचवा क्या है कि कोर्ट का अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे आप फीचर्स क्या क्या है डिफरेंट करने के लिए यूएस से हमारे इंडिया में, तो क्या क्या है, पहला क्या है ना, पहला क्या है फीचर्स क्या है कि हमारे इंडिया में एक ही लॉ बुक बना है, स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग नहीं बना है, लेकिन यूएस में क्या है दोनों का अलग अलग बना रहता है। दूसरा क्या है कि हमारे इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो एक का दिया जाता है इंडिया का, लेकिन यूएस में क्या होता है 2 लोग का दिया जाता है, एक यूएस का और एक आपका खुद का स्टेट का। तीसरा क्या है आपका, है ना, ये तो आपका हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका कि जो आर्टिकल नंबर 3 है कि नेम, एरिया, बाउंड्री, है ना, जो भी चेंजेस करना है स्टेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने हिसाब से कर सकती है बिना कंसेंट लिए स्टेट का, ठीक है। चौथा क्या है, आर्टिकल नंबर 155 के तहत हम जो गवर्नर जो है वो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, पीएम जो और उसके मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन यूएस में क्या होता है जो स्टेट गवर्नर है वो उनके खुद के लोग सिलेक्ट करते हैं। और पांचवा क्या है कि जो ऑल इंडिया सर्विस आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ये लोग स्टेट में काम तो करते हैं लेकिन अंडर स्टेट में काम करते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉपर कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका रखता है, ठीक है। ये हो गया फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वही फीचर्स ही है, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो, थैंक यू।